ऐसा कि it is very much similar to what we are writing in inside a class, बट कंपाइलर उसको किसी डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है, और उसके रिगार्डिंग मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि यू शुड लुक फॉर टू एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज क्या है, या फिर फाइनल कीवर्ड का यूज वहां पे क्या रहता है. ओके, सो हैविंग सेड दैट, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं आज. ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. ओके, कोड विंडो विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, सो यहीं पे प्रॉब्लम फंस रहा था जावा में. जावा बोलता था कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेंगे. मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? जहां पे हमारे पास again I do get confused, where we do have two parent classes and one child class is inheriting the properties of both the parent classes, so which was not permissible. आप एक से अधिक क्लासेस का प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं कर सकते हो. तो कई बार ना स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं, जब इसको हिंदी में इस तरह से हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स कई बार ये भी बोलते हैं कि सर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी तो वही होता है कि अल्टीमेटली जो थर्ड क्लास है वो तो सेकंड और फर्स्ट दोनों के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करके बैठा हुआ है. तो ये बात कैसे आप बोल सकते हैं कि जावा जो है इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल. मल्टीपल इनहेरिटेंस जो अभी हम लोग देखेंगे उसमें क्या है कि डायरेक्टली दो पेरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास या थर्ड क्लास जो है वो एक्सेस करना चाहता है. जबकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास वो एक पेरेंट क्लास को या पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है डायरेक्टली, और क्योंकि ये पेरेंट क्लास खुद किसी और पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया हुआ था, तो थर्ड क्लास जो हमें मिल रहा है वो बाय डिफॉल्ट या इनडायरेक्टली वो पहले वाले पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्वायर कर जाएगा वाया द सेकंड पेरेंट क्लास. So if I'm having a class A and then class B and then class C इस order में, so class C will directly acquire the properties of B, and since B is holding the properties or acquiring the properties of class A, so we can say that C indirectly accesses the properties of class A. So वो indirect है और यहाँ पे एक direct हो रहा है. That is what the difference of the two types of inheritance suggests. Now जहां भी हम लोग को ये टर्म मिल जाए कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे मतलब कि हमारे पास इंटरफेस और क्लास का कॉम्बिनेशन चलेगा. आई कैन नॉट हैव ओनली द कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लासेस टू ड्रॉ और टू प्रोजेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए क्लास और या क्लासेस और इंटरफेस या इंटरफेसेस का कॉम्बिनेशन चलेगा. सो इस चीज को तो अभी हम वैसे ही रहने देते हैं. वी स्टार्ट विथ इंटरफेस ए. अब एक इंटरफेस के अंदर हम लोग या तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं या फंक्शंस को ही हम लोग बना सकते हैं.
सॉरी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट फंक्शन को हम यूज या डिफाइन नहीं कर सकते। सो आई विल सिंपली से void show function and semicolon, that's it. Then we have interface B, where again we have void disp या display function again with semicolon, सिर्फ declare करके छोड़ दे रहे हैं। Now we have a class C which implements, this is the keyword, implements A comma B, right? जहां हम लोग क्लासेस के बीच में एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते थे, इंटरफेसेस के लिए या क्लास एंड इंटरफेस के कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम इसको बोल दे रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लास एंड अनदर क्लास, तो वो रिलेशनशिप हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। इफ देयर आर 2 इंटरफेसेस और उनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, देन अगेन we are going to have the extends keyword, बट अगेन अगर यहाँ पे एक इंटरफेस और एक क्लास के बीच में रिलेशनशिप शो करना है, तो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इम्प्लीमेंट्स कहाँ यूज करना और एक्सटेंड्स कहाँ पे यूज करना है। अगर दोनों सिमिलर टाइप की थिंग है, दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है एक्सटेंड्स, तो इंटरफेसेस के बीच में रिलेशनशिप है एक्सटेंड्स। अगर एक इंटरफेस और एक क्लास के बीच में रिलेशनशिप है, तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पे हम लोग इस क्लास को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, बीइंग द चाइल्ड क्लास, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटरफेस के अंदर नहीं, अब हम क्लास के अंदर आ गए हैं। दिस इज इनसाइड चाइल्ड क्लास, ऐसे कुछ लिख दिए हैं। देन इससे बाहर निकले तो हम लोग void disk फंक्शन को भी ऐसे ही डिफाइन कर देंगे। दिस इज ऑल्सो इनसाइड चाइल्ड क्लास। ठीक है, और इसके नीचे ही हमारा मेन मेथड आ जाना चाहिए था, इसी क्लास के अंदर। या फिर हम चाहे तो अपने मेन मेथड क्लास को यहाँ पे ओके, एक बार रन करके देख लेते हैं, देन विल कम बैक टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट।
ओके, सो देयर इज एन एरर। क्या बोला लाइन नंबर 28 के बारे में? void show function in C cannot implement show in A. Okay, why so? Okay, let's give it public. Yeah. So आज एक नया चीज भी अभी देखने को मिल गया. I'll come back to that point कि what happened when I was not writing public over there. So hello world पहले एग्जीक्यूट हुआ अगेन बिकॉज मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. तो मेन मेथड के अंदर आए तो हेलो वर्ल्ड पहले एग्जीक्यूट हुआ. देन वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास. उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने दोनों फंक्शन जो कि हमारे इंटरफेसेस का हिस्सा था उनको हमने कॉल किया है, एक्सेस प्रोवाइड किया यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास. इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस तो सक्सेसफुल हो पाया है एंड परहैप्स दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दीज एज आउटपुट. कोई डाउट है? मतलब देख लो एक बार फिर से सही से. ओके, स्पेंड सम टाइम विद दिस कोड. आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या सबसे इजी जो इंटरफेस इनहेरिटेंस का हम लोग एग्जांपल देखे वो परहैप्स यही वाला दिख रहा है. ठीक है, look into this code. If you find any mistake or any problems with this code, feel free to ask. I'll give you all 1 minute. Prerna, is it good? Khushi? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. तो ये तो हम बहुत एक वीक एग्जांपल यहाँ पे शेयर किए हैं जिसमें कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है ही नहीं. बस दो प्रिंट स्टेटमेंट को लेकर के वो एग्जीक्यूट कर दे रहा है. बट परहैप्स एग्जांपल से रिलेट करने के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ही आई थिंक कारगर साबित हुआ जहाँ पे हम लोगों को समझ में तो एटलीस्ट आया ना कि कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है. नाउ टू थिंग्स विच आई वुड मेंशन वंस अगेन जो हम लोग को मल्टीपल इनहेरिटेंस में नोटिस रखना चाहिए. क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग क्लासेस के साथ इंटरफेस भी इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज मल्टीपल इनहेरिटेंस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. तो इंटरफेस जब हम लोग यूज करते हैं, इंटरफेस के अंदर उसके बॉडी में आप एक फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई आप वॉइड, आपका रिटर्न टाइप, आपका फंक्शन नेम और आपका पैरामीटर लिस्ट ये रहा एंड फॉलोड बाय अ सेमीकोलन. आप इसमें और कुछ चेंज नहीं कर सकते. अगर उस फंक्शन के अंदर आपको कुछ टाइप करना है या कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज डालनी है, सो दैट फंक्शन हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू अ क्लास, जैसा कि हम लोगों ने किया लाइन नंबर 26 में. क्लास सी implements a, b. So at the same time, a single class is incorporating the features of two interfaces at the same time. दो interfaces की properties को same time पे वो inherit कर लिया है. So once this happens, अब हमारे पास क्या है, क्लास C के अंदर हमारे पास वो privilege है कि वहां पे हम अपने ऊपर मेंशन किए हुए functions को जो कि interfaces के अंदर था हम लोग अब उसको डिफाइन कर सकते हैं. So inside an interface, you are not allowed to perform the definition part of a function. उसके लिए आपको उस फंक्शन को एक क्लास में इनकॉर्पोरेट या इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा. बट हम लोग क्या एक चीज नोटिस किए
कि जब हम वहाँ पे पब्लिक कीवर्ड हटा के यूज़ कर रहे थे, तो वो एरर शो कर रहा था कि भाई एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस विदाउट पब्लिक कीवर्ड? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरर, तभी हम लोग जा करके रेक्टिफाई करना सीख पाएंगे। एरर क्या बोल रहा है? शो फंक्शन इन सी कैन नॉट इम्प्लीमेंट शो फंक्शन इन ए। ठीक है ना? शो फंक्शन जो हम लोग सी क्लास में अपने रखे हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। किस चीज को? जो जो शो फंक्शन ए इंटरफेस में हम लोगों ने बना रखा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है? वो बोल रहा है वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज। ठीक है ना? वहां पे बेहतर क्या होता? पब्लिक होना चाहिए था। सो इट मीन्स apart from public, private and protected, we have one more access specifier, that is the no access specifier, default access specifier. ठीक है? So in Java we do have 4 different types of access specifiers: public, private, protected and default या no access specifier. अगर आप किसी फंक्शन के सामने में अगर कोई access specifier मेंशन नहीं करते हो, तो क्या करेगा? डिफॉल्ट अपने से खुद से एक चुन लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नो एक्सेस स्पेसिफायर। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट पार्ट, हम लोग क्या करना चाहिए? वहां पे जहां भी हम लोग अपने इंटरफेस में फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं, when one should make them as public. So जहां जहां पे हमारे पास मिसिंग था फंक्शन के अंदर बॉडी में, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, लास्ट यहाँ पे, यप। अब रन करेंगे तो हमारा आउटपुट प्रॉपरली आ जाएगा। या दिस इज क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? आगे बढ़े। Yes, sir. Okay, so today we're going to have a discussion on a concept known as package. पैकेज का एग्जांपल्स जो है अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे टेस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, या आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स का जो है प्रॉब्लम हम लोग लिख तो लेंगे, लेकिन शायद यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर्स जो है वो केपेबल इनफ नहीं है कि वो हर तरह के जावा के प्रोग्राम्स को रन करके आउटपुट दिखा पाए। सो एट दैट टाइम ओनस विल बी ऑन बोथ ऑफ यू कि आप लोग को जो कोड्स हम यहाँ पे दिखाते हैं, आप लोग उसको या फिर अपने बनाए हुए कोड्स को किसी प्रॉपर जावा के कंपाइलर पे रन करके आप लोग इसको टेस्टिफाई करें कि सही आ रहा है या नहीं आउटपुट। ओके, पैकेज एक एग्जांपल बताते हैं, उससे शायद आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। लेट्स से हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम लोग एक आईटी कंपनी ज्वाइन करते हैं, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, समथिंग लाइक दैट। सो वंस वी एंटर इनटू आवर जॉब, एक जॉब प्रोफाइल दे दिया जाता है आपको, एक टीम में टास्क असाइन कर दिया जाता है। अ टीम इज बीइंग गाइडेड बाय अ टीम लीडर, और एक टीम बहुत बड़े ग्रुप का हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है 150-200 लोग काम कर रहे हो,
या छोटा-सा ऑर्गनाइज़ेशन तो 6-7 लोग मिलकर के उस टीम को चला रहे होंगे। विदाउट अ टीम एन इंडिविजुअल कैन नॉट वर्क ओवर देयर। अब एक टीम को प्रोजेक्ट मिला कि भाई हम लोग को XYZ कंपोनेंट्स डेवलप करना है, एक एप्लीकेशन बनाना है। तो कस्टमर आया, क्लाइंट आया, वो बोला कि हमको अपने शॉप के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपने ऑर्गनाइज़ेशन के लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर या पैकेज या कलेक्शन चाहिए। आप लोग बना कर के दे दो। So, before getting into the proper coding part, a team sits down and they do uh, a feasibility study. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो लाइफ साइकिल मॉडल है पूरा, जहाँ पे 6 स्टेजेस से गुजरता है एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज। फर्स्ट फेज में फिजिबिलिटी स्टडी होता है, टेस्ट किया जाता है वेदर द असाइन्ड टास्क इज फिजिबल और नॉट, बोथ इकोनॉमिकली एंड लॉजिकली ये बनाया जा सकता है भी या नहीं, मुमकिन है भी या नहीं। So once the feasibility analysis is done और ये रिपोर्ट आया कि हाँ this project can be developed, uh, we do have the proper idea and everything is there, तो फिर इसको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाता है और ऐसे मल्टीपल स्टेजेस से होकर के जब कोडिंग तक पहुंचती है बात, तो कोडिंग में मल्टीपल टीम्स डिवाइडेड रहते हैं। हो सकता है देयर माइट बी अ 4 और 5 टीम, हर एक टीम के अंदर 10-10 लोग होंगे, तो 40 to 50 people might be working on the coding part of that program। हर एक टीम को, इस 10 मेंबर्स की टीम को एक-एक टास्क असाइन कर दिया गया। भाई तुम पहला टीम जो हो तुम इंटरफेस डिजाइन करोगे। सेकंड टीम जो है वो बैकएंड पे काम करेगा। थर्ड टीम जो है वो इसका नेटवर्किंग एस्पेक्ट देखेगा या कनेक्टिविटी देखेगा। इस तरह से काम डिवाइड कर दिया गया। अब जब हर एक टीम अपना-अपना कोड बनाता है तो उसको वो लोग यूनिट टेस्ट करके देखता है कि भाई हम जितने कंपोनेंट्स या जितने सब कंपोनेंट्स या जितने यूनिट्स को हमने बनाया है वो सब सही है या नहीं, सही से काम कर रहा है या नहीं। उसका टेस्ट बहुत तरह का होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, देन अगेन वी हैव द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है? बहुत सारे टेस्ट केस टूल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर्स का टेस्टिंग या एप्लीकेशंस का टेस्टिंग होता है रियल टाइम पे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस ओवर हियर इज दैट अब वो बात शुरू होती है। हर एक टीम को दिया गया था कोड करने के लिए जावा में, लेट्स से। पहले टीम क्या किया, उन्होंने अपने क्लास का नाम, ठीक है, डेमो रखा, लेट्स से टीम डेमो, ठीक है, तो उनका क्लास का नाम डेमो हो गया। अनफॉर्चुनेटली सेम नेम was used as the class name by another team। Same name was again used by third team also। तो जितने टीम थे क्या हुआ, किसी रीजन से या अनफॉर्चुनेटली सभी कोई अपना सेम नेम से क्लास बना करके चले आए। मे बी हो सकता है कि उनको प्रेजेंटेशन के टाइम में, ब्रीफिंग के टाइम पे एक क्लास नेम दिखाई दिया होगा, उन सबको पसंद आया होगा, सबने उसे ही यूज कर लिया। तो वंस वी ट्राई टू इंटीग्रेट ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, और जब हम लोग रन करना चाहते हैं तो क्या हो जा रहा है, मेरे पास एक ही प्रोग्राम में दो या दो से अधिक क्लासेस हो जा रहे हैं जिनका नाम सेम हो जा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक सिंगल प्रोग्राम में टू या मोर देन टू क्लासेस जो है, टू या मोर देन टू क्लासेस जो है सभी एक ही नाम से आ जाए। तो ये जो इश्यू आ गया, तो टीम लीडर जो है बुला करके बोल रहा है सभी टीम को कि भाई अनफॉर्चुनेटली आप सभी ने अपना अपना क्लास का नाम सेम रख दिया है, जिसके चलते कम्युनिकेशन या सिस्टम में इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग सबको अपना अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। तो कौन कौन चेंज करेगा? तो पहला टीम क्या बोलता है, लेट्स से वो एक्सक्यूज दे रखे, हम सबसे पहले कोड करके लाए थे तो मेरा मानना चाहिए, बाकी सबको बोलो चेंज करने। ओके,
सेकंड टीम कुछ इसी तरह का और एक्सक्यूज दे रहा है, थर्ड टीम कुछ और एक्सक्यूज दे रहा है। नन ऑफ द टीम इज रेडी के हम अपने क्लास का नाम चेंज करें। ओके, सो नोबडी इज बैकिंग ऑफ के हम ठीक है हम अपना क्लास का नाम। अब सोचने में लगता है कि सिर्फ क्लास का नाम ही तो एक जगह चेंज करना था, काम हो जाता। नहीं, आप जहां जहां पे क्लास का नाम लिख रहे हो, जैसे ऑब्जेक्ट बनाने टाइम या कहीं और किसी और जगह पे, तो हर जगह वो मेंशन करना पड़ेगा कि ये दिस क्लास नेम हैज टू बी अपडेटेड। अब ये जो प्रॉब्लम आ गया है, एवरी ग्रुप इज एडमेंट कि वी वोंट बी एबल टू चेंज द नेम ऑफ द क्लास। आप कुछ सॉल्यूशन खोजो। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन? They have introduced the concept of package or a collection or a container। ठीक है ना, एक ऐसा कंपोनेंट है हमने हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जहाँ पे multiple classes are being represented using the same name, and that has to be differentiated so that we can make use of each and every component of the program, चाहे वो सेम नेम से क्लासेस हो या कोई और टेक्निक हम लोग को खोजना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर पाए, प्रोवाइडेड कि अगर हमारे पास नाम सेम आ भी जाए या नहीं आए, इट शुड नॉट मेक एनी चेंज टू द एक्चुअल कोड। ये एक रेफरेंस था। आई कम बैक टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस कोड, या इस प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशन पे आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यू हैव लेट्स से 3 to 4 फोल्डर्स, 3-4 फोल्डर्स हैं आपके डेस्कटॉप पे। सबका नाम आपने सेम रखा होगा, हो सकता है, या फिर इसको एक लेवल और डिकम्पोज कर देते हैं। अ, हमारे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, उसका नाम हमने रखा है लेट्स से जावा। उस फोल्डर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे 3 सेपरेट फोल्डर्स और हैं। सभी फोल्डर्स का नाम हम रखना चाहते हैं टेस्ट जावा। ठीक है, तो एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे जिसका नाम जावा है। उस फोल्डर के अंदर और 2-3 फोल्डर्स हमने डाल दिए हैं जिनका नाम हमने रखा है टेस्ट जावा। पहले तो आप लोग को ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि क्या एक ही फोल्डर के अंदर 2 या 2 से अधिक फोल्डर सेम नाम के हो सकते हैं? यस और नो? व्हाट डू यू से? No, sir. खुशी, व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. क्या एक ने बोला नो सर, एक ने बोला यस सर? सो प्रेरणा, व्हाई नॉट? एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर सेम नेम से क्यों नहीं हो सकते? सर कन्वीनियंस में तो दिक्कत होगा। अगर मान लीजिए उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स रहेंगे, अगर कोई फाइल हमको खोजना हो और हम किसी को बोलेंगे कि जावा फोल्डर के अंदर जाना और उसके बाद उसका एक सब फोल्डर होगा, उसके अंदर वो फाइल होगा, तो ऑब्वियसली उसको रिट्रीव करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि तीनों का सेम नेम रहेगा, तो तीनों जगह फिर जाएगा, तीनों को उसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही जगह पे अगर तीनों का अलग अलग नाम रहेगा तो रिट्रीविंग में आराम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सो एग्जैक्टली एक तो एक प्रॉब्लम ये है कि हाँ, कंफ्यूजन माइट अराइज। जैसे कि उसने बोला कि एक फोल्डर के अंदर 2 अलग फोल्डर सेम नाम से हम बना दिए हैं। तो जब आप किसी को बोलेंगे या इनफैक्ट हम भी अगर खोलेंगे तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही हाई लेवल पे कि यूजर माइट गेट कंफ्यूज कि कौन से फोल्डर को एक्सेस करना है। और अगर ये सिस्टम के ऊपर हम छोड़ देते हैं, जो कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू मुमकिन हो पाता है,
कि डिसीजन जो है वो खुद से लेगा, मशीन खुद से लेगा, तो वो तो हो सकता है रैंडमली सेलेक्ट कर ले आउट ऑफ द टू। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन ना हो, इस चीज से बचने के लिए दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज, जहां आपके पास मल्टीपल क्लासेस सेम नेम से हो जा रहे हैं, यू क्रिएट पैकेजेस एंड उस पैकेज के अंदर आप नाम डिस्टिंक्ट करके एक एक्सटेंशन लगा करके अपने फोल्डर्स का बिना नाम चेंज किए वैसे ही रख सकते हो। So package can be defined as a container, as a component of a language. And in fact, we have been using packages since the beginning. हम लोग लिखते थे ना import java.util.star, यहाँ पे हम कहीं अगर लिख देते हैं, ये जो हम लोगों ने लिखा import java.util.star, यहाँ पे स्टार तो डिफाइन कर रहा है कि वी आर ट्राइंग टू import all the predefined classes which are residing inside this util package. Util का मतलब utility package, which is again available inside the Java language. तो language के अंदर पैकेज के अंदर अगेन सेपरेट क्लासेस या फंक्शंस हो सकते हैं, and we are trying to import that package which is available inside the Java language. और क्यों इंपोर्ट करें? ताकि उसके अंदर का जो कंपोनेंट्स है उसको हम रीयूज कर पाए। रिलेशन समझ में आया? पैकेज क्या चीज है? यस सर। ठीक है, तो ये तो एक बहुत जनरल सा हम लोगों ने एग्जांपल दिया। अब जावा के पर्सपेक्टिव पे देखा है तो पैकेज क्या चीज होता है? पैकेज कैन बी सेड टू बी एज अ नेम स्पेस और अ कंटेनर दैट organizes a set of related classes and functions और interfaces। इंटरफेस को भी ऐड कर देंगे बिकॉज उसके बेसिस पे भी हमारा ये इनहेरिटेंस दिखाया जा सकता है। So we have a package that could be a container जिसके अंदर और भी डिस्टिंक्ट पैकेजेस या क्लासेस या इंटरफेसेस हो सकते हैं। So basically it could be defined as a container of classes। ठीक है, और उसमें एक और चीज क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कीप द क्लास नेम स्पेस कंपार्टमेंटलाइज्ड। used to keep the class namespace compartmentalized। What do you mean by the term namespace? C++ अगर कोई पढ़ करके आ रहे हैं, using namespace std हम लोग यूज करते थे। What do you mean by the term compartmentalized? क्या लगता है नाम से? सर हर क्लास के लिए एक अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया हो ऐसा। But what do you mean by the term compartment? ब्लॉक कह सकते हैं सर। कंपार्टमेंट जैसे हम लोग को ट्रेन में सर अलग अलग कंपार्टमेंट रहता है, एक अलग नाम मतलब एक अलग अलग एड्रेस। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। जैसे ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट्स रहते हैं, या इनफैक्ट आप अपने बैग में भी, स्कूल कॉलेज बैग में भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स रखते हो। कहीं कहीं पे छोटे बुक्स रखने हैं, कहीं पे कॉपीज रखना है, लैपटॉप रखना है। ठीक है ना? तो आपने क्या किया, जो डिफरेंट नेम्स या सेम नेम्स लेकर के जो इश्यूज जनरेट हो रहा था, बोले ठीक है सभी नेम्स को रहने देते हैं, सभी नेम्स को या सभी क्लासेस को जो सेम नेम वाले हैं सबको डिस्टिंक्ट लोकेशन में स्टोर कर दिया जाए कंपार्टमेंटलाइज करके।
So yes, we can say that a package is a collection or a container or a component where n number of classes could be residing and each class might be having its own functionalities. So ये जो इश्यू आया कि सबका नाम क्लास का सेम हो गया था, उसको जनरलाइज करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए क्या बोले कि लेट्स क्रिएट अ कंटेनर। सबको क्या करते हैं उस पैकेज में डाल डाल देते हैं और नाम जो अब एक्सटेंड करेंगे हम लोग, है ना, अब जो हम लोग नाम एक्सटेंड करेंगे दैट वुड बी पैकेज p1 डॉट फंक्शन नेम या क्लास नेम जो भी है, पैकेज p2 डॉट, so we have created n number of packages for each and individual classes, और जहां पे हमारे पास नेम एक जैसा दिख रहा था, अब वो क्या है डॉट एक्सटेंड करके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ द क्लास नेम वाज डेमो, so we have a package by the name p1, so we can say that p1 dot demo। अगेन दूसरे के पास अगर p2 है नेम, so again that demo class could be residing in another container p2। तो इस तरह से हम हर एक डिस्टिंक्ट क्लासेस के लिए अलग अलग सेपरेट कंटेनर बना लिए हैं और सभी को हम लोग रेफर कर दे रहे हैं बाय द नेम और एक्सटेंशन ऑफ द क्लास नेम, दैट्स p1 डॉट p2 डॉट समथिंग लाइक दैट। There are two types of packages that are used, system defined packages जो जिसको हम लोग built in package भी बोलते हैं, जो कि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, import java.util.star, and then we do have the user defined package। ठीक है, so if we define a package, a user defined package, we can have a total path in this order C drive, sorry C drive, then let's say desktop पे हम लोग रख रहे हैं, sorry C drive, then we have the user, then let's say we might be having स्लैश, डेस्कटॉप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं एक फोल्डर बना रहे हैं, तो लेट्स से बाय द नेम p1, है ना, p1 followed by a semicolon, एक हमारा पाथ वही, दिस इज नॉट द एक्चुअल और द करेक्ट वे टू राइट द पैकेज इन जावा लैंग्वेज, बट इस तरह से हमारा एक पैकेज अगर एड्रेस्ड है, उसका पूरा एड्रेस लोकेशन अगर देखते हैं, इनसाइड द सी ड्राइव यू हैव अ यूजर फोल्डर, यूजर इनसाइड द यूजर फोल्डर यू हैव अ डेस्कटॉप फोल्डर, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर हमारे पास एक पैकेज p1 मतलब अगेन नया फोल्डर p1 मिल जाएगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, p1 डॉट अपना क्लास नेम जो भी है बता देंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू मेरा क्लास जो है सेम नेम से, लेट्स से p1 डॉट डेमो, अगेन वी हैव p2 डॉट डेमो, p3 डॉट डेमो, ठीक है, एंड इनफैक्ट वी हैव बीन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज थ्रू आउट, जब से हम लोग अपने सिस्टम में फाइल्स फोल्डर्स को लेकर के काम करते थे। हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, उस न्यू फोल्डर के अंदर नए फाइल्स या अगेन सब फोल्डर्स, ये सब कैसे बनाते हैं वो बचपन से लोग देखते आए हैं, वी नो हाउ टू मेक दीज थिंग्स,
बट इसका कोडिंग पर्सपेक्टिव से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैटर करता है। सो इज इट क्लियर कि यहाँ पे पैकेज किस तरह से क्या रेफरेंस लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम का हम रेफरेंस बना करके दे देंगे मैम के थ्रू। आप लोग अपने अपने सिस्टम में पर्सनली उसको ऑफलाइन अपना जो सिस्टम का जो एडिटर है उस पर रन करके देखिए क्या आता है। ठीक है, परहैप्स वी मस्ट गेट द करेक्ट कोड, करेक्ट आउटपुट, बिकॉज हम लोग इस चीज को पहले से यूज करते आए हैं, अब बस है कि इसको कोडिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे इम्प्लीमेंट करा देना है। ठीक है, तो पैकेज के रिगार्डिंग कुछ नोट्स छोटा सा रहेगा और इसका एक रेफरेंस हम बना करके भेज देंगे। उसको पढ़िए, अगर कुछ डाउट्स निकल करके आता है तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज विल मूव और इंट्रोड्यूस द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सो यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू। सर यस सर, मैंने कल 2 प्रोग्राम भेजा था, वो आपने चेक किया था सर? अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक उसको देख नहीं पाए हैं, ओके आई वाज रनिंग बिजी। मोस्ट लाइकली आज कल में हम देख लेंगे। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।